हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के सेशन में प्रीमिक्स में हम 7 सवाल डिस्कस करेंगे सीडीएस 2023 के पेपर से। बट 2023 में कौन सा, जो दूसरी बार होता है, हर साल में 2 बार सीडीएस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी द्वारा। तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर देखने को मिले थे। आइए क्विकली इन पर गो थ्रू करते हैं, समझते हैं इन सवालों को। और वही ड्रिल रहेगी कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एंड एट द एंड जो भी आपका स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा मेंशन किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रैपिड रिविजन कोर्स करंटली चल रहा है। 10 मई से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 29 मई तक चलेंगी। तो इम्पॉर्टेंट है यदि आपके लिए कि भैया रिवीजन बचती है तो भैया बिल्कुल इस कोर्स का हिस्सा बनिए। डेली बेस पे क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। कल और परसों सैटरडे और संडे आपका इकोनॉमी का सेशंस वहाँ पर रखे गए हैं, तो बिल्कुल हिस्सा बनिए इस पर्टिकुलर कोर्स का। रिवाइज कीजिए, साथ में बैठ के नया वैल्यूएडिशन आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। डिटेल्स आपके सामने है, एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट। तो इस प्रकार के सवाल हमने पहले भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे। हमने जब मैराथन कंडक्ट किया था तो उसमें भी ऐसे सवाल हमने काफी सारे देखे थे, राइट। तो वहीं से इस प्रकार का सवाल देखने को मिला है। तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले में कह रहे हैं कि आपका परचेज हो रहा है ट्रेजरी बिल्स का बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक। सेकेंड में कह रहे हैं यहां पर सेल किया जा रहा है ट्रेजरी बिल्स का बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का सेल किया जा रहा है बाय द सेंट्रल बैंक। और फोर्थ में कह रहे हैं यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का परचेज किया जा रहा है बाय द सेंट्रल बैंक। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, 4 कोड्स दिए गए, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, सिंपल सी बात यहां पर क्या बोली जा रही है कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाना है, राइट। जब भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स या इस प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सभी को याद होगा बिल्कुल, राइट, कि वहां पर आरबीआई द्वारा इस प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, राइट। तो मनी सप्लाई अगर कॉन्ट्रैक्ट करनी है, कम करनी है, तो उस दौरान उनके द्वारा इस प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स की सेल की जाएगी या परचेज की जाएगी। देखिए, अगर वो बेचेंगे, अगर आरबीआई द्वारा इस प्रकार की ट्रेजरी बिल्स सेल की जाएगी तो उस केस में वो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट को और मार्केट से पैसा बाहर निकाल लेंगे। जब बेचेंगे तो पैसा तो लेंगे ना आरबीआई, राइट। तो उससे तो आपका पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। तो सेकंड जो आपकी ऑप्शन है वो तो यहां पर बन जाती है। बट परचेज के माध्यम से तो यहां पर जब वो परचेज करते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक द्वारा ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की जाती हैं तो उस दौरान तो भैया उनके द्वारा पैसा इन्फ्यूज किया जाता है, तो उसके तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो पहला तो नहीं बनता, आपस में वैसे एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगला यहां पर पॉइंट क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज की सेल। अब फॉरेन एक्सचेंज की सेल बेसिकली यहां पर क्या कहती है कि यहां पर आपके डॉलर्स बेचे जा रहे हैं। अब यदि आरबीआई द्वारा मार्केट में डॉलर बेचा जाएगा तो मार्केट से फिर क्या निकालेगा, वो रुपया निकालेगा। तो उस केस में मनी सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा, भैया कम हो जाएगी। तो हाँ, अगर बेचा जा रहा है तो भैया इस चीज का इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। बट अगर परचेज किया जा रहा है कि मार्केट से वो डॉलर को यहां पर परचेज कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में उनके द्वारा रुपी छोड़ा जाएगा, तो मनी सप्लाई यहां पर फिर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इस केस में सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट है, जिसके चलते सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर सेंट्रल बैंक द्वारा एसेट्स की सेल की जा रही है उसके माध्यम से वो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर वो इस प्रकार के एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज भी एक एसेट है, ट्रेजरी बिल्स भी आपके एसेट है, अगर ऐसे एसेट्स का परचेज किया जा रहा है तो उस केस में उनके द्वारा लिक्विडिटी या फिर मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। सिंपल सा पॉइंट। तो आई होप सभी ने इसको करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। चलिए, अगला सवाल यहां पर देखते हैं। नैरो मनी की डेफिनेशन में कौन कौन से इन आइटम्स का इंक्लूजन यहां पर किया जाता है। नैरो मनी, अब थोड़ा सा यहां पर मनी सप्लाई से रिलेटेड सवाल आ गया है, ठीक है। करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो बैंकर्स के डिपॉजिट्स हैं विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या लगता है आपको इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे? थोड़ा सोचने वाली बात है। अब बिल्कुल फैक्चुअल तरीके का सवाल यहां पर पूछ लिया गया है, पर थोड़ा सा अगर आप बेसिक सेंस यहां पर लगाएं तो शायद बात बन भी जाए। तो नैरो मनी बेसिकली हम किसे कहते हैं, M1 को कहते हैं, राइट। तो हालांकि इसमें आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों के तीनों यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। और ये चीज हम यहां से भी समझ सकते हैं कि M0 जो कि आपका एक तरीके का रिजर्व मनी या फिर मॉनेटरी बेस जिसे कहा जाता है, उसमें आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर के जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, राइट, बैंक रिजर्व है, उसके अलावा जो बाकी डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ वो सभी यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। तो यहां पर जो बैंकर्स के डिपॉजिट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ये आपका M0 में आता है, ना कि M1 में। सीधी सी बात है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें M1 के बारे में, नैरो मनी जो आपका है उसमें आपका करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट जो हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ है, एंड जो बाकी डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास।
अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो वही यहां पर 3 आपके इंक्लूड किए जा रहे हैं और वही करेक्ट ऑप्शन भी है। फिर M2 में चले जाएंगे तो भैया M1 में आप क्या कीजिए, जितने भी आपके सेविंग डिपॉजिट्स है विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक उसको यहां पर इंक्लूड कर दीजिए। M3 के बाद अगर हम जाएं तो भैया उसमें क्या है कि M1 के साथ जितने भी आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं विद द बैंकिंग सिस्टम उसे यहां पर इंक्लूड कर दीजिए। तो भैया देखो M3 में बैंकिंग सिस्टम के जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो भी इंक्लूड हो गए, एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स भी यहां पर इंक्लूड हो गए। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ जो टाइम डिपॉजिट्स है किस तरीके के देखने को मिलते हैं, कौन से अकाउंट्स की बात की जा रही है जो कि आप बैंक में जाके खुलवाते हैं, राइट। उसके अलावा आता है फिर लास्ट में हमारा M4 विच इज इक्वल टू कि जो आपका जो M3 है उसमें जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं उन सभी को यहां पर इंक्लूड कर दिया जाए, राइट। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट लेवल्स हैं ऑफ द मनी सप्लाई, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब इसी में एक और सवाल आगे क्या था कि मनी मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है। मनी मल्टीप्लायर अगर निकालना हो तो मेरा किस तरीके से आएगा, तो बेसिक सा फॉर्मूला वहां पर हम क्या यूज करते हैं, M3 बाय M0। सभी ने पढ़ा ना इस चीज के बारे में कि भैया M3 बाय M0 यहां पर क्या जाता है, डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी के साथ हम इसे कंप्यूट करते हैं, राइट। तो वही चीज यहां पर है, एग्रीगेट मनी सप्लाई को रिजर्व मनी के साथ यहां पर कंप्यूट करते हैं। तो वही सवाल यहां पर पूछा गया 66 में कि यदि इकोनॉमी में लोगों के द्वारा पैसा होल्ड करना शुरू कर दिया जाए, है ना, करेंसी होल्ड करनी शुरू कर दी जाए रेदर देन डिपॉजिट्स ना करवाएं और ज्यादा करेंसी अपने पास ही होल्ड करके रखें, तो उस केस में क्या होगा, मनी की डिमांड बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर कम होएगा, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा या फिर मनी की डिमांड यहां पर डिक्रीज होगी। तो भैया सिंपल सा फंडा यहां पर क्या है, देखो अगर लोगों के द्वारा ना करेंसी को होल्ड किया जा रहा है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भैया उनको लग रहा है कि भाई आने वाले समय में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होने वाली है, तो बैंक के पास भी पैसा लगाना एक बेनिफिशियल ऑप्शन नहीं है, तो हम अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। कम पैसा डिपॉजिट में रखेंगे, ज्यादा पैसा इन द फॉर्म ऑफ करेंसी उनके द्वारा रखी जाएगी, राइट। तो मनी डिमांड के ऊपर तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मनी डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है, राइट। बट अगर हम थोड़ा सा एक्यूरेट रिजल्ट यहां पर निकालना चाहते हैं तो मनी मल्टीप्लायर से पता लग सकता है कि मनी मल्टीप्लायर के केस में हमने क्या बोला कि भैया M3 डिवाइडेड बाय M0 जो कि आपका रिजर्व मनी है, राइट। अब यदि मैं कहूं कि M3 में चेंजेस आ रहे हैं और M0 दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, यहां पर देखिए M3 में भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। M3 बेसिकली हमारा क्या रहा कि भैया जो M1 है उसी में आप अपने टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दीजिए बैंकिंग सिस्टम के, राइट। बट उसमें करेंसी विद द पब्लिक भी ऐड हो रही है, तो यदि टाइम डिपॉजिट से या बैंकिंग डिपॉजिट से पैसा करेंसी विद द पब्लिक में जा रहा है तो ओवरऑल जो आपका M3 है उसके ऊपर तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। M3 ऑलमोस्ट आपको यहां पर कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा, राइट। बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन की भैया डिपॉजिट से पैसा करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है कि लोग अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, उस केस में डेफिनेटली जो हमारा M0 है करेंसी इन सर्कुलेशन वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगेन आई विल रिपीट, अगर मैं M3 की वैल्यू टोटल यहां पर 100 मान लेता हूं, ठीक है जी, जिसमें से 20 मेरी करेंसी है और 30 मेरा डिपॉजिट्स है, अगेन आई विल रिपीट 100 मान लेते हैं यहां पर, जिसमें से 20 मेरी करेंसी है जो करेंसी विद द पब्लिक है और 30 मेरे डिपॉजिट्स हैं, बाकी के बाकी जो 50 हैं वो आपके बाकी डिपॉजिट्स के बारे में यहां पर बात की गई है। M3 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर करेंसी बढ़ जाए, मान लीजिए यहां पर 40 हो जाए, राइट, कि 20 से यहां पर बढ़ गई और ये जो डिपॉजिट्स यहां पर 10 हो जाए, तो ओवरऑल M3 के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना, करेंसी विद द पब्लिक अगर यहां पर बढ़ रही है तो उसकी वजह से यहां पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हां, उसका करेंसी सर्कुलेशन के ऊपर जरूर इंपैक्ट पड़ेगा कि यहां पर M0 की वैल्यू बढ़ती हुई जरूर देखने को मिलेगी, राइट। तो उस केस में हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द M0, तो अगर M0 की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर हमारा फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। या इसको एक और तरीका समझने का क्या है कि यहां पर बैंक्स के पास अगर डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे तो कैसे आगे जाके वो लोन्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और कैसे यहां पर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज भी होगा। तो इसीलिए यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। तो आई होप ये चीज सभी को यहां पर समझ में आ गई हो। चलिए एक और सवाल यहां पर देखते हैं कि इनमें से क्या इंपैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा ऑफ डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। सिंपल सा फंडा पूछा गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर या फिर आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर, राइट। जब भी हम डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो यहां पर कम हो गई है, राइट। परचेजिंग पावर जब करेंसी की कम होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, राइट। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो यहां पर बढ़ेगी कि हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर यहां पर कम हो गई है। अगर हम बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, हमारी इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, राइट। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारे जो इंपोर्ट्स हैं
वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? सोचने वाली बात है कि इंपोर्ट्स यहां पर फिर डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा ना इतने महंगे इंपोर्ट्स की पेमेंट यहां पर करना, बिकॉज करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। पहले अगर हम किसी कंसाइनमेंट के लिए यहां पर 75,000 रुपए पे कर रहे थे, अगर $1,000 की वो कंसाइनमेंट थी, 75 के रेट पर अगर 75,000 रुपए उसके लिए पे किया जा रहा था और रुपये डेप्रिशिएट होकर 80 पे चला जाता है, तो अब भैया 80,000 रुपए यहां पर पे करना पड़ेगा, महंगा हो रहा है हमारे लिए। शायद इंपोर्ट धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाए, बट हाँ हमारा जो एक्सपोर्ट्स है उसको यहां पर फिर पूरा फायदा मिलेगा कि यहां पर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली उसमें इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो यही सिंपल सा सवाल यहां पर पूछा गया था, तो उसके बेसिस पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारी यहां पर बिल्कुल करेक्ट बैठती है, और वही चीज हमारी यहां पर मेंशन भी की गई है कि सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। हालांकि इसके आंसर की फाइनल आना भी बाकी है, बट अगेन जो हमारी ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल रही है उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट इंपैक्ट तो यहां पर है ही। बट अगेन इस चीज में आपके मन में ये भी आ सकता है कि यार ये जरूरी थोड़ा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, कि यहाँ पर तो मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं। शायद डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज ढंग से काम ना कर पाए, राइट। तो बहुत रिलेटिवली यहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट अगेन हमेशा कहा जाता है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन, अगेन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है भाई, चलो आपके लिए होमवर्क रख दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरा मेंशन करो। बट अगेन इन दोनों पैरामीटर्स पर अगर हम देखें डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के केस में, हमेशा हम यही चीज पढ़ते हैं कि डेफिनेटली इंपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिसके से फिर हम इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंस थोड़ी कम करनी शुरू कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द करेंसी, बिकॉज ऑफ द फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ आवर करेंसी। हमारे जो एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस है कि बाहर के देशों में जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो वो सस्ते दाम पे बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट यहां पर रखा गया था। चलिए फिर एक और यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, राइट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते तो इजीली इस क्वेश्चन का भी यहां पर आंसर निकल सकता है। पहले में कह रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेसिकली इट इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बिल्कुल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि भैया प्रोक्योरमेंट करें, स्टोरेज करें, ट्रांसपोर्टेशन करें फूड ग्रेन्स की टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। उसके बाद का जो काम है स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद का जो काम है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया, स्टेट गवर्नमेंट फिर आगे जाके जो फेयर प्राइस शॉप्स पर उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है, तो उस केस में जो जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो आपके सेंटर स्टेट के बीच में शेयर की जा रही है, बस स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना तो यहाँ पर भैया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही काम है। सेकंड में कह रहे हैं यहाँ पर दोनों के दोनों सेंटर और स्टेट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एलिजिबल बेनिफिशियरीज की यहां पर आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि एडिशनल आइटम्स यहां पर मास कंजम्पशन के बेचते हैं थ्रू द पीडीएस आउटलेट, जैसे कि आपके पल्सेस हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, तो वो बिल्कुल हमें देखने को भी मिलता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, और ये चीज ना बिल्कुल डायरेक्टली एक सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी वेबसाइट से, जो आपकी पीडीएस की वेबसाइट है वहीं से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आ गई। एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारा काम यहां पर करना है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल स्टेटमेंट वहीं से मैंने भी कॉपी पेस्ट किया, उसी डॉक्यूमेंट में से, उसी वेबसाइट में से मेरे द्वारा भी यहां पर चीजें रखी गई हैं, राइट। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर एलोकेशन की विद द स्टेट, आइडेंटिफिकेशन जो करनी है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट्स के यहां पर मेंशन कर दिए जा चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉमोडिटीज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप खुद यहां पर एलोकेट करता है, एडिशनल आइटम्स यहां पर एलोकेट करता है, तो ये सारे आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो इस तरीके से थोड़ी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो जाती हैं उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है, बट अगेन बहुत मुश्किल है कि हम हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट को वहां पर ट्रैक रखें, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे हर एक इनिशिएटिव के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना फिर इजी भी बन जाता है। चलिए फिर वैसे एक और सवाल यहां पर देखते हैं, 68th क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मार्केट सप्लाई किसी पर्टिकुलर गुड की कब इंक्रीज होगी। 3 ऑप्शंस दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं अगर उसका प्राइस बढ़ जाए, सेकंड कह रहे हैं अगर उसकी जो प्राइस है उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो यहां पर कम हो जाए, या थर्ड यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया जो प्राइस है अदर गुड्स का वो यहां पर डिक्रीज हो जाए। भैया सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर गुड की अगर मैं बात करूं, उसकी सप्लाई बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं वो समझो, ठीक है। एक तो क्या है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ा पाएंगे ना, बिना बात तो सप्लाई कोई नहीं बढ़ाएगा। डिमांड बढ़ रही है तो उस केस में उसकी सप्लाई बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। डिमांड अगर बढ़ रही है किसी नॉर्मल प्रोडक्ट की और सप्लाई ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब लिमिटेड है, तो उस केस में उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो जो सप्लायर है उसको पता है या जो मैन्युफैक्चरर उसको पता है कि भैया अच्छा दाम मिल रहा है, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए और मैं अपनी सप्लाई यहां पर बढ़ा दूं। तो वही इफ पूछा गया ना यहाँ पर, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली उस केस में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लायर उसकी सप्लाई भी बढ़ा सकता है, तो ये फैक्टर यहां पर बन सकता है,
बिल्कुल जाहिर सी बात है। सेकंड, अगर हम देखें कि उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि मुझे जो उनके इनपुट कॉस्ट जो वहां पर लग रही है, लेबर की कॉस्ट होगी, बाकी जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट यहां पर होगी, अगर यदि उसके प्राइसेस डिक्रीज होने शुरू हो जाए तो मतलब क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बनना शुरू हो गया है ना, उसका प्राइस यहां पर रिड्यूस हो गया, जिसके से हो सकता है उसकी डिमांड दोबारा बढ़ जाए। प्राइस अगर फॉल कर जाए, जैसे कि हम बिग बिलियन डे सेल की बात करते हैं या बाकी जो आपके ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल्स लगती हैं, जब वहां पर प्राइस गिरता है तो डेफिनेटली वहां पर डिमांड बढ़ जाती है ना प्रोडक्ट्स की। तो अगर वहां पर प्राइस गिरेगा डेफिनेटली उनकी डिमांड बढ़ सकती है प्रोडक्ट्स की। इफ लिखा है ना यहाँ पे, कब हो सकता है, इफ अगर डिमांड वहां पर बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइसेस, तो डेफिनेटली उस समय भी सप्लाई यहां पर बढ़ाई जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये दो फैक्टर्स तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या थर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है कि अगर किसी और प्रोडक्ट की प्राइस यहां पर डिक्रीज हो जाती है, यदि किसी और प्रोडक्ट की प्राइस यहां पर डिक्रीज हो जाती है, अब यहां पर मेंशन नहीं किया गया कि भैया प्रोडक्ट कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूटरी है, किस प्रकार का है, तो भैया इसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये हमें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हम पहली दो ऑप्शंस को यहां पर मार्क करेंगे और ए ऑप्शन ही हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन भी रहेगी। चलिए फिर एक और सवाल यहां पर देखते हैं, आज का लास्ट सवाल, कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, WPI की बात कर रहे हैं, इंक्रीज हुआ था इंडिया में ड्यूरिंग 2021-2022 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सिंपल सा आपसे सवाल पूछ लिया गया, थोड़ा सा याद करो क्या क्या हुआ 2021-22 में, क्या उसका इंपैक्ट पड़ा। इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल प्राइसेस जो थे आपके क्रूड ऑयल के, वो यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिले। जी हां बिल्कुल, 2022 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में आते आते रशिया यूक्रेन का वॉर वहां पर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर बढ़ने शुरू हो गए थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सेकंड कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर कोविड वो डिक्रीज हो गई थी। जी नहीं, ये तो नहीं है, बल्कि उसके बाद तो इंक्रीज हुई थी, तो ये वाला फैक्टर तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो यहां पर डिसरप्ट हो गई थी। जी हां बिल्कुल, पेंडेमिक की वजह से भी हुई थी, उसके बाद बची कुची कसर वहां पर रशिया यूक्रेन के वॉर ने पूरी कर दी, तो ये भी फैक्टर है। फ्रेट कॉस्ट भी यहां पर बढ़ गई थी, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी या शिपिंग कॉस्ट थी वो भी यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली थी, बिकॉज क्योंकि कंटेनर्स उतने मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड थी, एंड अगेन जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जिसके चलते बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से सवाल थे जो कि इस एग्जाम में देखने को मिले, तो मुझे लगा थोड़ा शेयर किया जाए, थोड़ा सा आपकी चीजों का यहां पर रिवीजन हो जाए। तो आई होप आप सभी ने ही बहुत अच्छे से इन सातों क्वेश्चंस को मार्क किया होगा। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। हालांकि कुछ डाउट्स आपको यहां पर आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्वेश्चंस। अब अगेन जब यूपीएससी अपनी आंसर की निकालेगा तो हमें और बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने किस तरीके से यहां पर सवाल पूछा है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बिल्कुल आप मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करके या बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी यूज करके कि मनी मल्टीप्लायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजर्व मनी, उसके माध्यम से भी इसे यहां पर सॉल्व कर सकते थे। और ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक बार दोबारा एडवाइस करूंगा, एक बार मेरे लिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर समझ में आ गई हो। जो भी आपका डाउट रहे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जो भी स्कोर रहा है वो भी मेंशन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स का समय चल रहा है, तो भैया स्लीपी के एंड से कोई यहाँ पर कमी नहीं है इनिशिएटिव्स की। परिश्रम आपका इनिशिएटिव है जिसमें आपके उस प्रकार के प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैथ्स का इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया कोर्स सेपरेटली, जिसमें आपके हर एक जितने सब्जेक्ट हैं, आपके ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, राइट, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गए, IR से रिलेटेड मैप्स हो गए, सभी कवर यहाँ पर किए जा रहे हैं। रैपिड रिविजन कोर्स यहाँ पर आपका लॉन्च किया जा रहा है, पर सब्जेक्ट बेसिस पर भी आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगेन जो आपके 5 FLTs यहाँ पर तैयार किए गए, टॉप 500 MCQs, वो भी इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया। तो इन सभी छोटे छोटे कोर्सेज की जो वैल्यू है मात्र 999 से यहाँ पर शुरुआत होती है, तो जाके चेकआउट कीजिए। यदि आपका कोई भी डाउट रहे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न कोर्सेज हैं, एंड टाइम एंड अगेन ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा भी यहाँ पर रखी गई है बात की जी हाँ उन कोर्सेज के माध्यम से उनको यहाँ पर फायदा जरूर मिला है, तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं आप इन कोर्सेज में। समय अभी भी बाकी है एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।